किसी मुलजम को पकड़ने के लिए पुलिस या दीगर अदारे जाएं और उसके आगे मज़ाहमत करने वालों को ये कहा जाए कि ये मकबूलियत है इनकी, ये बड़े मकबूल हैं और इनको छोड़ दिया जाए। क्या कच्चे के इलाके में आज तक जो नोग एरिया बना हुआ है, उस नोग एरिया में जब से वो है काबजीन, वहाँ डाकू, अगवाकार, ये सारे जो वहाँ मौजूद हैं, आज तक उन्होंने कितने वर्दी वालों को जख्मी किया, कितनी पुलिस या दीगर अदारों की गाड़ियों को जलाया, और ज़मान पार्क में कब्जा करने वालों ने कितने अरसे में जो ये कब्जा किया हुआ है, इसमें कितने वर्दी वालों को इन्होंने जख्मी किया, कितने पुलिस की गाड़ियों को जलाया। आप अंदाजा करें कि चंद हफ्तों में पुलिस को जख्मी करने वाले ज़मान पार्क के जो लोग हैं वो 10 गुना हैं। पुलिस की गाड़ियां दीगर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की तादाद 10 गुना है, और कच्चे के इलाके में ये तादाद इंतहाई कम है। और अरसा देख लें। अब मुझे ये कोई बताए कि क्या कच्चे का कमांडर जो है डाकुओं का, वो अगर अदालत से बेल लेने के लिए जाएगा तो उसको ये सहूलत मैसर होगी कि वो गाड़ी में बैठ के हाजिरी लगाए, या जो नया कानून आया है बायोमेट्रिक का, उससे उसको इस्तिस्ना हासिल हो? क्या ये सिर्फ सहूलत ज़मान पार्क के कमांडर के पास होनी चाहिए? और अगर कोई इसको मकबूलियत कहता है तो मुझे ये जवाब दे दे, जो कौम का सवाल है, कि 500-600 तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को लेके जाया जाए इस्लामाबाद और कहा जाए पहाड़ियों से भी नीचे उतर के लोग जो हैं वो पुलिस फोर्स पर हमलावर हों, तो उसको कहा जाए ये मकबूलियत है, और जो दूसरे पहाड़ियों पर चढ़ते लोग हैं उनको दहशतगर्द बना दिया जाए या कह दिया जाए? ये तजाद क्यों है? सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान का वजूद, अदालतों का निज़ाम मौजूद है, कहीं ऐसा आपने देखा सुना है कि आप एक इंटरम बेल करवाएं और बगैर पेश हुए करवाएं, और बगैर पेश हुए वो कंफर्म हो? क्या आपने ऐसा अदालती निज़ाम देखा है पाकिस्तान में? ये सहूलत पहले कभी किसी को मैसर है कि आपको एक केस में सजा हो और आप एक सीट से डिस्क्वालीफाई हो जाएं, मगर आप दूसरे 9 हलकों से इलेक्शन लड़ सकें? आपने ये सहूलत किसी और शख्स के लिए देखी है कि वो सजा याफ्ता हो जाए, मगर नवाज शरीफ सजा याफ्ता हो तो वो अपनी जमात की सरबराही से भी हाथ धो बैठे, मगर ये अपनी जमात की सरबराही पर कायम रहे? क्या आपने इससे पहले ये देखा है कि पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो मिन्नतें करें कि मसूफ आप कब तशरीफ लाएंगे, और आज अगर 200-400-500 लोगों को लेकर वो इस्लामाबाद जाए और अदालत की इमारत तब्दील हो जाए कि यहां की बजाय वहां मुल्ज़म को सहूलत है, उस इमारत में हम सुन लेते हैं, और वो उस इमारत के हाथे में खड़ा होकर ये कहे कि अदालत यहां आ जाए और हाजिरी लगा ले, और फिर हाजिरी उस तरह लगे, कल को फिर ये होगा कि बनी गाला में हाजिरी लगेगी, ज़मान पार्क में फिर हाजिरी का मुतालबा होगा, और उसके बाद अगला क्या स्टेप होगा? फिर ये होगा कि एक तराजू जो है
अपनी पसंद का बनी गाला पे लटका दिया जाएगा, और जब चाहेगा कोई उस पलड़ा इस साइड को या चाहेगा तो दूसरी साइड को कर देगा। मगर जो सवाल असल है, जो कौम के बाद हुकूमत वक्त से कौम पूछ रही है और वक्त बहुत कम है, वो ये है कि या तो हुकूमत वक्त इसको पकड़े और या हुकूमत वक्त जो है वो बताए कि इस पर हाथ डालने से कौन सी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, कौन रोक रही हैं, और यह बताया जाए कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अंदर से कौन आज तक तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए है और कौन सी गैर मुल्की कुव्वतें जो हैं वो भी इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दबाव डालती हैं। और फिर अगर बताएगा कोई या नहीं बताएगा तो हकायक यही है कि वही कुव्वतें वो मुल्क की हैं या गैर मुल्की कुव्वतें हैं, वही कुव्वतें नवाज शरीफ की वापसी में आज तक हायल हैं। ये एक हकीकत है। और अगर हुकूमत वक्त सब कुछ देखते हुए नहीं सब कुछ सच सच बताएगी तो लोगों का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का गमो गुस्सा इस हद तक को पहुंच गया है कि अगर और देर कर दी तो खुदा ना खास्ता मुल्क को नुकसान हो सकता है। अब आप देखें कि जो कौमी हुकूमत के अकाबरीन हैं, मेरी और कौम की तजवीज है, हम ये कह रहे हैं कि मुल्की मफाद में जिन चीजों पर आपने पर्दा डाला हुआ था, मुल्की मफाद में जो सच पर पर्दा आज तक डला हुआ था, जो अदारे जहां से उसको सरपरस्ती और जहां से उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो जितने जराइम करता जाए, वो कहता है 96 मुकदमे मेरे पे हो गए, सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। भाई ना करो आप कोई जुर्म तो ना मुकदमा दाखिल आप पे हो, आप जो पुलिस की वैन जलाओ, आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाओ, आप मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा करो, आप लोगों का हरासा करो, आप मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा कर दो कि हर जानब मायूसी आ जाए, तो फिर आप कहो कि मुकदमात भी ना बने। मैं समझता हूं कि कौमी हुकूमत के अकाबरीन को उस बिल्डिंग के सामने जाके सब कुछ सच बता देना चाहिए कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है और ये इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ ना छोड़ा, अगर इसकी सरपरस्ती ना छोड़ी, तो खुदा ना खास्ता मुल्क को कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच गया तो फिर हम जुम्मेवार नहीं हैं, वो 2017 के किरदार जुम्मेदार हैं या उनकी बाकियात जुम्मेदार है। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो ये शख्स कह रहा है, वो कहता है कि मेरी जो 72 साला लड़का है वो ये कह रहा है कि मेरी 75 साला बीवी घर में अकेली थी, जमान पार्क में अकेली थी और चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। भाई अगर 200 दहशत गर्दों, तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की हसार में भी अगर 75 साला उसकी बीवी अगर अकेली थी, तो क्या मुझे कोई बताएगा कि उसके इर्द गिर्द 4-5 हजार मसल्ला ग्रोह हों तो वो समझेगा कि इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जिस तरह वो समझता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून पर एक इल्जाम आज तक है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। उस वक्त के लीडर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार बुलाए और बार बार वो हाजिर हों
تو ان کے لیے اس وقت اگر 200-400 لوگ اگر سپریم کورٹ کے ہاتھے میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں اور ایک آدھ گملہ ٹوٹ جائے تو اس کو آج تک کہا جاتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والی جماعت ہے. ایف آئی آر درج ہوتی ہے, بے شمار لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں, بے شمار لوگوں کو سزا ملتی ہے. سٹنگ اس وقت کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بھی گرفتار ہوتے ہیں, ان کو سزا ہوتی ہے, وہ نااہل ہو جاتے ہیں, الیکشن کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. تو مجھے یہ بتائے کوئی کہ سپریم کورٹ پر کتنی دفعہ عمران خان صاحب نے حملہ کیا اپنے جتھے کے ساتھ, اور اس کے بغیر بھی یہ باقی کارکنوں کو سہولت, باقی دہشت گردوں کو سہولت, باقی ٹرینڈ لوگوں کو سہولت میسر آج تک ہے کہ وہ جتھے لے کر جس چاہیں جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہو جائیں, جس سپریم کورٹ میں چاہے داخل ہو جائیں, دروازے ٹوٹ جائیں, چھتوں پہ چڑھ جائیں, دیواریں پھلانگ کے اندر چلے جائیں, یہاں تک کہ آنسو گیس کے شیل پھینکیں خود. وہ کہاں سے انہوں نے حاصل کیے, یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ اٹھا کے پھینکیں. اور آج تک توہین عدالت کی ایف آئی آر ان پہ درج نہ کروائی جائے. اگر اس کو مقبولیت کہتے ہیں تو پھر سنو, مقبولیت کی اگر یہ روایت اور یہ ایک نیا کلچر جو پیدا کیا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آج کراچی سے بھی آوازیں کان لگا کے سنیں, وہ سننے کو مل رہی ہیں کہ ہم اپنا حق چھین کے لیں گے. وانا وزیرستان, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا کے ایریا سے بھی یہ آوازیں سننا شروع ہو گئی ہیں, آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم اپنا حق جو ہے چھین کے لیں گے. جب آپ ایک مجرم کو پکڑ نہیں سکتے, جب آپ ایک مجرم کو, آپ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے؟ دہشت گردی کی تعریف یہ ہے کہ کچے سے اگر وردی والے پہ کوئی حملہ کرے تو وہ دہشت گرد ہے, اگر زبان پارک سے وردی والے پہ کوئی حملہ کرے تو وہ مقبولیت ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ 2 دن سے باتیں ہو رہی ہیں کہ زمان پارک میں آپریشن کیا گیا, ان کے دروازے تک جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے, مشینری پہنچ گئی, اس آپریشن کی ہم مذمت کرتے ہیں. تو پھر آپ مجھے کوئی بتائے گا کہ وزیرستان, بلوچستان میں جب ادارے آپریشن کرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, تو پھر وہاں تو ان کے مکان جو ہیں, ان کی رہائشیں جو ہیں وہ مسمار کر دی جاتی ہیں. کیوں کی جاتی ہیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں پھر؟ اور اگر یہ اس سے بڑا جرم کرتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے جانا جرم بن گیا ہے. اور کیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دیکھنا پہلے پڑے گا کہ جو یہ فیل کرتا ہے اس کی شکل کیسی ہے, اس کا نام کیسا ہے, اور اس کے بعد دہشت گردی کی تعریف ہوگی, یا پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وردی کا رنگ کیا ہے, اس کے بعد کوئی دہشت گردی کی تعریف ہوگی؟ پھر بتایا جائے نا اس قوم کو. اور پاکستان خدا نہ خواستہ پچھلے 8 ماہ سے خاص طور پر جو کچھ یہ چاہتا تھا سول نافرمانی, عملاً اس نے کر کے دکھا دیا. اور وہ لوگ جو فیض عام کرتے رہے اس پاکستان پر, آج تو ایک اور شخص ایسے ادارے پر جس کو پاکستان کے لوگ جو ہیں, مجھ جیسے لوگ بھی بڑے عزت احترام سے اس انصاف کے ادارے کا نام لیتے ہیں, اگر اس کے سابقہ سربراہ کی آڈیو جو آج آئی ہے, جو الفاظ اس نے جس طرح استعمال کیے, جس طرح کسی کو مخاطب کیا, شرم آتی ہے. شرم آتی ہے پاکستانیوں کو کہ ایسے لوگ بھی
इंसाफ की कुर्सी और वो कुर्सी जो इंसाफ का सरबराह कहलाए, वो इस तरह की गुफ्तगू करे, तो फिर भी मुझे यह इजाजत ना हो कि मैं ये कहूं कि इसको पकड़ा नहीं जा रहा और नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। फिर मुझे ये कहने में क्या आज भी है कि ये 400-500 ट्रेन मसल्ला लोगों को लेके जाए और इसकी ख्वाहिश मर्जी पर 9 मुकदमात की एक दिन में नहीं चंद मिनट में उसको रिलीफ दे दिया जाए, जिसके सबूत प्रूफ मौजूद हों इंटेलिजेंस अदारों के पास भी कि ये इसने फेल किया है, और मेरे तमाम प्रूफ तमाम सबूत नवाज शरीफ की बेगुनाही के जुल्म किया गया था, जबर किया गया था, वो मौजूद हो, तो क्या मुझे भी फिर मसल्ला लोगों को लेकर जाना पड़ेगा अपने इंसाफ के लिए? क्या ये रवायत हम बना रहे हैं? फिर इसको पाकिस्तान कहोगे, इसको पाकिस्तान का आईन कहोगे, इसको पाकिस्तान का कानून कहोगे, और फिर किस तरह कौम को आगे लेकर जाओगे? फिर ये कहा जाता है, और आज भी ये खुलेआम कह रहा है कि गैरत करो, बल्कि वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा जो अदारों को बगैरती के लफ्ज अलकाब से ये नवाज रहा है। सुनो, तुम लोगों को, अदारों में बैठे लोगों का नाम लेकर उसको कहते हो, या पॉलिटिकल फोर्सेस के सरबराहान का नाम लेकर उनको बगैरत और बुज़दिल कहते हो। सुन लो, टेहरियान से लेकर तुम्हारी ऑडियो वीडियो, तुम्हारे किरदार के हवाले से जो कुछ कह रही हैं, और जिसका किरदार ठीक ना हो वो गैरतमंद नहीं होता, और जो गैरतमंद ना हो वो कभी दलेर नहीं होता, और दलेर जो ना हो उसको बुज़दिल कहते हैं। क्या तुम्हारी तारीफ उस ऑडियो वीडियो टेहरियान के बाद कुछ शक रह जाता है जो लोगों पे तुम उंगलियां उठाते हो? और क्या तुमने नवाज शरीफ पर जिस तरह उन 4 किरदारों से मिलकर हमला किया था, और मैं तो ये कहता हूं कि क्या हम किस वक्त तक हुकूमत वक्त जो है वो कौमी मुफाद में चुप रहेगी? किस वक्त तक इसको छूट मिलती रहेगी कि ये खलवाड़ पाकिस्तान से करता जाए? मैं समझता हूं कि आज नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और ऐसी देर हो जाएगी कि फिर हम 70 से 71 तक जाते हुए ज्यादा अरसा नहीं लगा था। खुदा का खौफ करें, पॉलिसी साज भी करें, और अगर मुझे कोई सवाल ये करे कि मैं किन से मुखातब हूं, तो मैं खुद उसका जवाब दे रहा हूं। मैं उनसे मुखातब हूं जो 5 किरदार 2017 के जिन जिन अदारों में बैठे थे, और जो कुव्वत अदारों से उन शख्सियात को मैसर थी, और उन्होंने किरदार अदा किया जिस हालत को पाकिस्तान पहुंचा। मैं उन अदारों से मुखातब हूं कि पाकिस्तान को ना बचाओगे इससे, इस फितने फसादी से, तो आप सब लोग भी उतने बड़े मुजरम हो गए जितना फसादी पाकिस्तान की तबाहकारी में, पाकिस्तान की बर्बादी में इस हालत को पाकिस्तान को लेकर आ गया है। आज हालत यह है कि कोई अदारा इसके आम वर्कर को नहीं पकड़ सकता। अगर यही पैमाना है मकबूलियत का, तो फिर कच्चे के लोगों को भी इजाजत दो, फिर वाना वजीरस्तान के लोगों को भी इजाजत दे दो, फिर इजाजत दे दो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर हमें इजाजत दे दो कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिल सकता, तुम भी ऐसे मुसल्ला जत्थों के जरिए इंसाफ ले लो, तो किसी को फिर कोई शक ना रह जाए कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। तो मैं आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस हालत से आज दो चार और जिन जिन किरदारों ने किया हुआ है, कौमी हुकूमत को वो किरदार भी
بے نقاب کرنے ہوں گے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. شکریہ. نہیں